आज का टॉपिक सेक्शन 21 से 20 तक कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को लेक्चर सीरीज सिविल प्रोसीजर कोड का कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। सच पूछिए तो एक इंथुजियास्टिक मोड में आ जाते हैं आप लोगों के कमेंट को देखने के बाद। बस इस कारण से आप लोगों को बोलते हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो कमेंट करिएगा। आज के टॉपिक को शुरू करें, फर्दर प्रोसीड करें सिविल प्रोसीजर कोड के साथ। तो उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो ना, तो फिर आप देखो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, आप उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी आपके चैनल लॉइज लाइफ पे वीडियो अपलोड होना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। किसी भी पर्सनल क्वारी के लिए आप मुझे कहां फॉलो करोगे? आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हो या लॉ से जुड़े हुए हो तो आप हमारे टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर ऐड हो जाओ, उसका भी लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप जुडिशियल ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आपको भी उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा हर एक सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाओ चेक करना। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर आपने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया अनअकैडमी पे, तो अनअकैडमी पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि अभी हम लोग अनअकैडमी पे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कवर कर रहे हैं और कुछ ही दिनों में हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट को भी कवर करने वाले हैं। तो अगर आप मिस कर जाओगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपका वीक है, तो आप जरूर ऐड हो जाओ, मिस मत करना। मिस कर जाओगे तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी छूट जाएगा आपसे। अभी करना क्या है आपको करना कुछ नहीं है, आप देखना डिस्क्रिप्शन में जाना, प्रोफाइल लिंक होगा या स्पेशल क्लास का लिंक होगा, लाइव क्लास स्पेशल क्लास का लिंक होगा, उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट मुझ तक पहुंच जाना। बट आपको एक्सेस तभी मिलेगा जब आप अनलॉक कोड यूज करोगे। ये पॉइंट नोट कर लेना, अनलॉक कोड को यूज करना। अनलॉक कोड है लॉ इज लाइफ, अनलॉक कोड को यूज करना, लॉ इज लाइफ, और आपको फ्री एसेस मिल जाएगा लाइव क्लास का। तो देर मत करना, जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। 20 तक क्लियर हो गया। प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस था, कहां सूट इंस्टीट्यूट होगा, ये सभी हम लोगों ने डील कर लिया। डिटेल में डील कर रहे हैं अभी हम लोग, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ रहे हैं, डिटेल में डील कर रहे हैं, ताकि आपके मेंस एग्जाम में भी आपको बहुत बेनिफिट हो। और इस तरीके से पढ़ोगे तो पीटी भी आपका क्लियर हो जाएगा। आप निश्चिंत रहना, आप बड़े ध्यान से लेक्चर को पूरा देखना। सेक्शन 21 क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होगा अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में, जब तक ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया ट्रायल कोर्ट में। वो भी कब? एट अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी हो सकता था नहीं लिया गया, या उस केस में जिस केस में इशूज सेटल्ड हुआ है, जो पार्टी के बीच में इशूज था, मतभेद था जिस पॉइंट पे, अगर वो सेटल्ड हो रहा है तो उस केस में अगर ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया एट या बिफोर सच सेटलमेंट ऑफ सच इशूज, है ना, तो फिर ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होगा अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के द्वारा। अगर ऐसा ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया ट्रायल कोर्ट में इस टाइम पीरियड के विदिन, याद रखिएगा, तब अलाउड नहीं करेगी अपीलेट या रिविजनल कोर्ट। या ट्रायल कोर्ट को लगता है कि अगर हम ऑब्जेक्शन अलाउड कर दे तो इससे फेल्योर ऑफ जस्टिस हो सकता है, तो फिर अगर ट्रायल कोर्ट ही रिजेक्ट कर रही है इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ जस्टिस, तो फिर यहां पे अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में अगर जाता है ऑब्जेक्टर प्रोबेबली कौन सा जजमेंट डेटर होगा जिसके खिलाफ डिग्री पास हो, वही जाएगा डिग्री को सेट साइड करने के लिए। तो फिर यहां पे अपीलेट कोर्ट और रिविजनल कोर्ट भी अलाउ नहीं करेगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गया। अब आपको उसको निचोड़ देते हैं। ऑब्जेक्शन उठता है 3 ग्राउंड पे। ऑब्जेक्शन का 3 ग्राउंड क्या है? पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन कोर्ट का नहीं था जिस सूट में डिग्री पास हुआ उस सूट पे, कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं था जिस सूट में डिग्री पास हुआ उस सूट पे, प्लेस ऑफ सुइंग, पी फॉर पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, पी फॉर प्लेस ऑफ सुइंग, और सी फॉर कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का कॉम्पिटेंसी के आधार पे आप ऑब्जेक्शन करते हो, दैट मींस जजमेंट ऑब्जेक्शन करता है। तो कॉम्पिटेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन, प्लेस ऑफ सुइंग दैट इज टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, तो ये ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन लिया जाता है, चाहे वो ट्रायल कोर्ट में लिया जाए, चाहे वो अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में लिया जाए। अगर ट्रायल कोर्ट में नहीं लिया गया इन टाइम के भीतर, इस समय के भीतर, या फेलियर ऑफ जस्टिस के ग्राउंड पे ट्रायल कोर्ट ही रिजेक्ट कर दी है ऑब्जेक्शन को, तो फिर फर्दर ऑब्जेक्शन अपीलेट रिविजनल कोर्ट भी अलाउड नहीं करेगी। आपको याद रखिएगा इस बात को। तो ये था ऑब्जेक्शंस टू जुरिडिक्शन। अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है जुरिडिक्शन के आधार पे डिग्री को सेट साइड करने के लिए तो अलाउड नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब इसका विपरीत आप कर लो, एक एग्जांपल देके आप इसका अपोजिट भी समझा देते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्टर है उसने
जितना जल्दी हो सकता था उसने ऑब्जेक्शन ट्रायल कोर्ट में ले लिया ऑन दीज ग्राउंड्स, तो उसको फर्दर अलाउ, अगर उसका ट्रायल कोर्ट ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट भी कर देता है तो भी, मान लो ट्रायल कोर्ट ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया और डिग्री पास कर दिया, तो भी वो फर्दर ऑब्जेक्शन उठा सकता है अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में। ये इसका अपोजिट हो गया, समझने का फेर है। तो सेक्शन 21 क्या कह रहा है ये बात समझ आ गया। अब आते हैं सेक्शन 21A को। देखो सेक्शन 21A जोड़ा कब दिया है ये पहले नोट करो, 1976। और ये जो 1976 है 1976 का जो संशोधन है सीपीसी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ड्रास्टिक चेंज आ गया सिविल प्रोसीजर कोड में 1976 के बाद से। 1976 के बाद से बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 1999 का हुआ, 2002 का हुआ। तो 1999 और 2002 का जो संशोधन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो हुआ था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मालीमत कमेटी। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो यहां कह रहा है कि अब 21 को जोड़ने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था, पर ये समझ लो। सेक्शन 21A को जोड़ने के पीछे का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि सेक्शन 21 सिर्फ ऑब्जेक्शन उठा रहा है, ऑब्जेक्शन को अलाउड नहीं कर रहा है अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट में। लेकिन इस बात पे सिविल प्रोसीजर कोड में कोई प्रोविजन नहीं था कि क्या फर्दर सूट हम इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। डिग्री को सेटिस्फाइड करने के लिए फर्दर सूट इंस्टीट्यूट किया सकता है ट्रायल कोर्ट में, तो इस बात पे कोई प्रतिबंध नहीं था सिविल प्रोसीजर कोड में। अब ऑब्जेक्शन अलाउड नहीं होगा इस बात पे तो था, लेकिन फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट होगा कि नहीं होगा इस बात पे कोई प्रतिबंध नहीं था। तो आपको पता ही है कि जस्टिस का प्रिंसिपल है, नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, है ना, फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन यू कैन से इन सिविल केसेस। तो यहां पे इसको इसलिए जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति फ्रेश सूट, ऑब्जेक्टर जो जजमेंट डेटर डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, अगर पार्टी सेम है, कॉज ऑफ एक्शन सेम है ना, तो उस डिग्री को सेट असाइड करने के लिए कोई भी जो ऑब्जेक्टर है जजमेंट डेटर प्रोबेबली, तो वो फर्दर सूट या फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट भी नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, फ्रेश सूट पे बाढ़ कर दिया सेक्शन 21 कि आप ट्रायल कोर्ट में फ्रेश सूट भी नहीं जा सकते, ऑब्जेक्शन तो उठा ही नहीं सकते हो अपीलेट कोर्ट रिविजन कोर्ट में, इसके लिए तो प्रोविजन है ही, आप फ्रेश सूट भी नहीं कर सकते हो इंस्टीट्यूट टू सेट असाइड डिग्री। वो भी किस ग्राउंड पे कह रहा है, ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन एज टू जुरिसडिक्शन, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे आप नहीं कर सकते हो फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट। किस बात के लिए, डिग्री को सेट असाइड करने के लिए। तो आप तो अपीलेट कोर्ट जा भी नहीं सकते हो, रिविजनल कोर्ट जा भी नहीं सकते हो, चाहे अपील या रिवीजन के थ्रू ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते, और यहाँ पे आप फ्रेश सूट भी इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार जो मैटर डिसाइड हो गया फिर उस पर दोबारा उसको रीओपन करना, ये जस्टिस स्टेट के अगेंस्ट हो जाता है, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। आप जब पढ़े होगे, अब जब आपको हम पढ़ाए थे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, उसमें आपको 3 मैक्सिमम आपको बताए थे। पहला क्या था, नेमो डेबिट विक्स वेक्सरी प्रो यूनो इट इडम काउसा, दैट मींस टू से नो वन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम काउज ऑफ एक्शन। उसके बाद हम बताए थे इंटरेस्ट रिपब्लिका एट सिट फिनिश लिटियम, दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई हो रहा है, समझ में आया। और एक मैक्सिम था, अगर आपको पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको कमेंट करना आपके रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे पता है, लेकिन आपको क्या पता है, आप कमेंट करो। तो 21A क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 22 का। बने रहिए लेक्चर के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इतना डिटेल में हम लोग, आपको वीडियो नहीं मिलेगा यूट्यूब पे इतना तोड़ तोड़ के। अगर हम चाहें तो छोटा वीडियो बना के भी आपको ब्रीफ में समझा सकते हैं, ब्रीफ में समझने से नहीं होगा, आपको डिटेल में समझना होगा। और साथ ही साथ जो भी पॉइंट हम आपको बोलते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे होते हो तो आपको एक बात समझ में आता है कि मेरा रिवीजन भी हो रहा है। तो आप बताओ कि किस सूट में, किस केस में, माफ कीजिए, किस केस में सूट को और सिविल टर्म को डिफाइन किया गया था। तो आपको कमेंट करना है, किस केस में सूट को और सिविल शब्द को डिफाइन किया गया था। ये मेरा पर्सनल नोट्स है। आप लोग बोलते हो ना सर हैंडमेड नोट्स अवेलेबल कराइए, इस पे काम हो रहा है, लोग लगे हुए हैं। जल्द से जल्द आपको ये जितना भी बात अभी हम पढ़ा रहे हैं सबका हैंडमेड नोट अवेलेबल हो जाएगा, ताकि आप अपने अच्छे से रिवीजन कर सको और बेहतर तरीके से। लेकिन फिलहाल जब तक नहीं अवेलेबल हो रहा है तब तक खुद का भी नोट्स आप तैयार करो वीडियो को देखते देखते। 22 बहुत इंपॉर्टेंट है 22 को समझना। देखो
22 में आते हैं। चलो अब 22 से स्टार्ट होता है ट्रांसफर ऑफ सूट का कॉन्सेप्ट। अब ये नया टॉपिक शुरू हो गया, ट्रांसफर ऑफ सूट। ट्रांसफर ऑफ सूट के लिए आपको देखना होगा सेक्शन 22 से 25 तक। क्लियर है? तो देखो, आपको याद करने का एक और तरीका क्या है कि आप पर प्लेस ऑफ सुइंग, प्लेस ऑफ सुइंग के रिगार्डिंग प्रोविजन पर है 15 से 21 ए तक। तो इस तरीके से आप लोग तोड़ तोड़ के याद कर सकते हो। तो प्लेस ऑफ सुइंग का प्रोविजन यहां से यहां तक है जो कवर हो गया। अब बच गया ट्रांसफर ऑफ सूट से स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। ट्रांसफर ऑफ सूट, तो 22 से शुरू हुआ ट्रांसफर ऑफ सूट का प्रोविजन। तो देखो 22 क्या कहता है समझते हैं। 22 क्या कह रहा है ये समझते हैं। पहले मास्टर ऑफ सूट किसे कहते हैं, किस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट होना, ये तय कौन करता है? ये तय करता है प्लेंटिफ। लेकिन 22 में बात हो रहा है कि सूट चाहे तो किसी अन्य कोर्ट में भी जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है डिफेंडेंट के कहने पे, डिफेंडेंट के एप्लीकेशन पे। यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे सेक्शन 22 का। अब देखो सेक्शन 22 का कंसेप्ट को समझ लो। पहले बुक तो आपके पास है ही, कंसेप्ट को समझ लो। मान लो कोर्ट ए है, कोर्ट बी है, कोर्ट सी है, दो या दो से अधिक कोर्ट है और तीनों का तीनों कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट है, तीनों का तीनों कॉम्पिटेंट है टू ट्राई सूट ए। सूट ए को ट्राई करने के लिए तीनों के पास कॉम्पिटेंसी है। क्लियर? समझ में आ गया यहां तक एक पॉइंट। अब मान लो कि ये सूट इंस्टीट्यूट हुआ, सूट ए मत दो नाम, यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, सूट फर्स्ट दे दो। सूट फर्स्ट इंस्टीट्यूट हुआ कोर्ट ए में। किस कोर्ट में इंस्टीट्यूट हुआ? कोर्ट ए में। ये कोर्ट्स है। तो सूट फर्स्ट इंस्टीट्यूट हुआ कोर्ट ए में और तीनों कोर्ट कॉम्पिटेंट है। अब यहां पे तीनों कॉम्पिटेंट था, सूट इंस्टीट्यूट करना था, मास्टर ऑफ सूट होता है प्लेंटिफ, तो प्लेंटिफ का मन किया हम कोर्ट ए में ही करेंगे, तो कर दिया। अब देखो, अब डिफेंडेंट का खेल आता है 22 के अकॉर्डिंग। डिफेंडेंट चाहता है कि नहीं, इस सूट का ट्रायल जो है, इस सूट में जो डिफेंडेंट है वो चाहता है कि इस सूट का ट्रायल कोर्ट ए के द्वारा नहीं हो, कोर्ट बी करे उसका ट्रायल। ट्रायल प्रोसीडिंग सूट फर्स्ट पे कौन करे? बी करे, कोर्ट बी करे, क्योंकि वो भी कॉम्पिटेंट है। लेकिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ कोर्ट ए में, डिफेंडेंट चाहता है कि बी करे, कोर्ट बी करे ट्रायल इस सूट को। तो अब डिफेंडेंट क्या करेगा? तो डिफेंडेंट एप्लीकेशन करेगा ट्रांसफर के लिए। तो सूट के ट्रांसफर के लिए डिफेंडेंट अप्लाई करेगा। डिफेंडेंट अप्लाई करेगा सूट के ट्रांसफर के लिए, अप्लाई करेगा सूट ट्रांसफर के लिए। ठीक है? अब किस कोर्ट में करेगा इसके लिए आगे देखेंगे अंदर सेक्शन 23 को। लेकिन अभी ये समझ लो कि डिफेंडेंट अप्लाई करेगा सूट के ट्रांसफर के लिए कि कोर्ट बी में चला जाए सूट, और कोर्ट बी ट्राई करे सूट को, सूट फर्स्ट को। तो वो अप्लाई करेगा तो एप्लीकेशन लिखित में होना चाहिए, सबसे पहला बात, राइटिंग में होगा। और अप्लाई करने से पहले उसको प्रेयर नोटिस देना पड़ेगा, प्रेयर नोटिस देना पड़ेगा। जितने भी पार्टीज हैं इस सूट में उन सभी को नोटिस, प्रेयर नोटिस जाएगा अप्लाई करने से पहले। और नोटिस जब दिया सभी पार्टी को, तो इसमें से कोई भी पार्टी, उस सूट से जुड़ा हुआ कोई भी पार्टी जिसको नोटिस दिया है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करता है, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज करता है कि ट्रांसफर नहीं किया जाए सूट फर्स्ट को कोर्ट बी में, तो उस ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद, कंसीडर करने के बाद ही कोर्ट तय करेगा कि क्या इस सूट फर्स्ट को कोर्ट बी में ट्रांसफर कर दिया जाए कि नहीं कर दिया जाए। अब सवाल उठता है कि एप्लीकेशन जो जाएगा, डिफेंडेंट जो फाइल एप्लीकेशन करेगा वो किस कोर्ट में करेगा, तो वो आगे सेक्शन 23 समझेंगे हम लोग। 22 समझ में आ गया। अब देखो 23 क्या कहता है। 23 कह रहा है कि जिस एप्लीकेशन का बात किया जा रहा है कि किस कोर्ट में होगा, वो बता रहा है सेक्शन 23। देखो, अब जैसे 22 में सेवरल कोर्ट था, हम लोग बात करते हैं कोर्ट ए, कोर्ट बी, कोर्ट सी, तो ये तीन कोर्ट थे। तो
तो अगर मान लीजिए ये तीनों कोर्ट जिस भी अपीलेट कोर्ट के तीनों कोर्ट सेम अपीलेट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है, अगर सेम अपीलेट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है, अगर तीनों कोर्ट जिस भी अपीलेट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है वो सेम है, मतलब तीनों कोर्ट का अपीलेट कोर्ट एक ही है, सेम अपीलेट कोर्ट है, तो जो डिफेंडेंट एप्लीकेशन देगा अंडर सेक्शन 22 वो देगा इस अपीलेट कोर्ट में। सिचुएशन सेकेंड, अगर ये तीनों कोर्ट सेवरल कोर्ट जो 22 में हम लोग डील कर रहे हैं, अगर वो तीनों कोर्ट अलग अलग अपीलेट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में है लेकिन एक हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है, हो सकता है कि तीनों कोर्ट अलग अलग अपीलेट कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आए लेकिन वे तीनों कोर्ट सेम हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आ रहा है, तो फिर इस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में पड़ रहा है, तीनों कोर्ट अलग अलग हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में पड़ रहा है, एक पढ़ रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में कोर्ट ए, तो दूसरा कोर्ट जो बी है वो पढ़ रहा है पटना हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में, और जो कोर्ट सी है वो पंजाब हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में पढ़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में किस कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा डिफेंडेंट अंडर सेक्शन 22? तो वो होगा वो हाई कोर्ट जिस हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में वो कोर्ट आ रहा है, उस हाई कोर्ट में एप्लीकेशन जाएगा डिफेंडेंट के द्वारा जिस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत वो कोर्ट इंस्टीट्यूट है जिस कोर्ट में सूट दर्ज हुआ है। फिर से रिपीट करते हैं, तो तीसरा नंबर सर्कमस्टांसेस में डिफेंडेंट अप्लाई करेगा तो उस हाई कोर्ट में करेगा जिस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत वो कोर्ट सिचुएटेड है जिस कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट हुआ था। समझ में आ गया कि किस कोर्ट में अंडर सेक्शन 22 एप्लीकेशन फाइल होगा फॉर द ट्रांसफर ऑफ सूट बाय द डिफेंडेंट। तो ये था सेक्शन 23। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 को कुछ इस तरीके से समझिए कि 24 और 25 में जो पावर है वो है हाई कोर्ट। पहले 24 को समझिए, 24 में हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है किस बात का? टू ट्रांसफर और टू विथड्रॉ सूट, अपील और प्रोसीडिंग। अब यहां पे देखिए एनी प्रोसीडिंग इंक्लूड आल्सो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। तो कुछ पॉइंट आप पहले नोट करो, उसके बाद हम लोग जाएंगे डायरेक्ट में। हाई कोर्ट को पावर है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर है। अब पावर है तो किस बात का पावर है? ट्रांसफर करने का या विथड्रॉ करने का। क्या ट्रांसफर या विथड्रॉ करने का? तो कहता है सूट, अपील और एनी प्रोसीडिंग। सूट, अपील और एनी प्रोसीडिंग। याद रखना एनी प्रोसीडिंग इंक्लूड एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग एज वेल। जब आप सब सेक्शन 3 देखोगे तो वहां समझ आ जाएगा। तो हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पावर दे दिया ट्रांसफर करने के लिए, विथड्रॉ करने के लिए इन तीनों में से किसी भी एक चीज को। कहां से होगा कहां ट्रांसफर होगा और कहां से विथड्रॉ होगा? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से होगा। हाई कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से विथड्रॉ कर सकता है। क्या करेगा? तो ये तीनों में से कोई भी एक चीज। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट से विथड्रॉ कर सकता है। करेगा तो क्यों करेगा? ट्रांसफर विथड्रॉ क्यों होगा? तो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, याद रखना, याद जो पॉइंट दिखा रहे हो याद रखना, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल या फॉर डिस्पोजल। यही दो पर्पस होता है मेन ऑब्जेक्ट का, ट्रांसफर और विथड्रॉ का। अब आपको बेल एक्ट के थ्रू कुछ पॉइंट समझा देते हैं। क्या कहता है? ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, साफ कर दिया कि हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर या विथड्रॉ करेगा सूट, अपील या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग तो किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे कर सकता है, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे। तो एक पॉइंट यहां और नोट कर लो, याद रह जाएगा हमेशा के लिए। एप्लीकेशन पे होगा, एप्लीकेशन पे होगा, और है ना। तो कोई पार्टी अप्लाई कर सकता है, लेकिन एप्लीकेशन फाइल करने से पहले
उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा सभी अन्य पार्टी को जो इन सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग और इन प्रोसीडिंग से संबंधित है। नोटिस देने के बाद ही एंड आफ्टर हियरिंग ऑफ सच ऑफ देम, और जिस भी कोर्ट को दैट मींस हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एप्लीकेशन हुआ है वो कोर्ट सभी पार्टियों को सुनने के बाद आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हर्ड, जो जिसको इच्छा है अपना बात को रखने का उसको हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनने के बाद और ऑफ इट्स ओन मोशन, ऐसा नहीं कि पार्टी के एप्लीकेशन पे ही ट्रांसफर विड्रॉ होगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो खुद के स्वविवेक पे भी ट्रांसफर या विड्रॉ कर सकता है विदाउट सच नोटिस, बिना नोटिस दिए हुए। तो यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता, तो कैसे होगा आपको ये समझाना था। सब सेक्शन 1 पार्टी के एप्लीकेशन पे या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुमोटो भी ट्रांसफर विड्रॉ कर सकता है सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। अगर एप्लीकेशन हुआ पार्टी के द्वारा तो पार्टी को पहले प्रायर नोटिस देना होगा सभी अन्य पार्टीज को, और कोर्ट एप्लीकेशन पे जिन भी पार्टी को नोटिस दिया है उसको सुनने के बाद ही डिसाइड करेगी कि ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, विड्रॉ करना है कि नहीं करना है। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है और इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसमें बता रहा सबसेक्शन 3 कि कोर्ट ऑफ एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जजेस को माना गया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सबऑर्डिनेट, जेन्युइन बात है। ऑब्जेक्ट बता दी है आपको कि ट्रांसफर या विड्रॉ का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल बाय सच सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्पोजल ऑफ सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग और एनी प्रोसीडिंग बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें से सेक्शन 24 से, और ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। उसी तरीके से सेम पॉइंट अप्लाई कर देना 25 के लिए। ये जितना भी बात अभी हम लोग बोले ये सेम पॉइंट अप्लाई आप कर देना। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और 24 को एक पॉइंट और नोट कर लेना कि जिस कोर्ट में सूट अपील या प्रोसीडिंग ट्रांसफर हुआ है तो वो कोर्ट कहां से शुरू करेगा। तो जहां तक ऑलरेडी सूट डिसाइड होके पहुंचा है सबऑर्डिनेट कोर्ट तक, वो सबऑर्डिनेट को वहां से ही उस ट्रायल को आगे बढ़ाएगा डिस्पोज ऑफ करने के लिए सूट अपील एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। ये याद रखना बस। और यहां सबसेक्शन 5 भी देख लो 24 का, तो क्या कह रहा है कि सूट और प्रोसीडिंग ट्रांसफर हो सकता है इस सेक्शन के अंतर्गत उस कोर्ट से भी जिस कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं था उस सूट अपील या प्रोसीडिंग पे, उस कोर्ट से भी ट्रांसफर हो सकता है। ये था 5। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बचा नहीं है। अब 25 में आते हैं। 25 अब यहां 25 में दे दिया पावर सुप्रीम कोर्ट को। किसको दिया? सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट को दे दिया तो किस चीज का पावर दिया? ट्रांसफर या विथड्रॉ का पावर दिया। तो ट्रांसफर या विथड्रॉ का तो पावर दे दिया और सेम प्रोसीजर अप्लाई कर देना 24 वाला है। जो क्या कहता है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी एंड आफ्टर नोटिस टू पार्टीज, पार्टी के एप्लीकेशन पे और अन्य पार्टी को नोटिस के बाद, एंड आफ्टर हियरिंग ऑफ सच ऑफ देम एज डिजायर्ड टू बी हर्ड, और जो इच्छा रखते हैं कि वो ऑब्जेक्शन उठाना चाहते हैं ट्रांसफर पे, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं उसको सुनने के बाद, पार्टी के एप्लीकेशन पे अन्य पार्टी को नोटिस देने के बाद, और जो पार्टी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट में बात रखना चाहता है उन पार्टी को सुनने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज पे एट एनी स्टेज अगर सेटिस्फाइड हो जाता है, सेटिस्फाइड दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडिएंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस, ऑर्डर सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग पास होना बहुत जरूरी है न्याय के हित में। अगर ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट को तो क्या करेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट निर्देश देगा एनी सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हाई कोर्ट, तुरंत निर्देश देगा कि ट्रांसफर कर दिया जाए सूट अपील या कोई प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट से और कोई भी सिविल कोर्ट से किसी भी अन्य हाई कोर्ट में, चाहे वो किसी अन्य स्टेट में ही क्यों ना हो, किसी भी अन्य सिविल कोर्ट को चाहे वो किसी अन्य स्टेट में क्यों ना हो। तो यहां पे एक चीज आप देखो, आपको समझ में आएगा कि 24 में हाई कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर का नहीं विथड्रॉल का भी पावर था, लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ट्रांसफर का पावर है। वो हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट में सूट अपील एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग और एनी प्रोसीडिंग ट्रांसफर कर सकते हैं, पार्टी के एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। समझ आ गई बात? और एक बात, इसमें पार्टी के एप्लीकेशन पे ही होगा, सुमोटो नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो नहीं करेगा, पार्टी के एप्लीकेशन पे ही करेगा। और जो भी एप्लीकेशन फाइल होगा, जो भी चाहता है, जो भी एप्लीकेंट ने फाइल किया एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड विद एफिडेविट, ये कह रहा है सबसेक्शन 2। अब यहां सबसेक्शन 3 कह रहा है कोर्ट टू विच सच सूट अपील और अदर प्रोसीडिंग इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट टू एनी स्पेशल डायरेक्शन इन ऑर्डर इन दी ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर आइदर रिट। अब जिस कोर्ट को सूट अपील या प्रोसीडिंग ट्रांसफर्ड हुआ है
वो कोर्ट क्या कर सकती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई भी सिविल कोर्ट हो, वो फिर से रिट्राई कर सकती है, या ऑलरेडी जहां तक प्रोसीडिंग हो चुका है सूट अपील और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग या एनी प्रोसीडिंग पे जहां तक बात पहुंच चुका है, फिर वहां से ही शुरू कर सकती है। मतलब कहने का क्या हुआ कि जहां तक सूट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है, फिर वहां से ही आगे बढ़ेगी इस कोर्ट को सूट अपील या प्रोसीडिंग ट्रांसफर हुआ था, या फिर रिट्राई भी कर सकती है, ये कह रहा है सबसेक्शन 3। अगर हाईकोर्ट को लगा कि जो एप्लीकेशन फाइल हुआ है वो फ्रिवोलस है, वेक्सियस है, डिले करना चाह रहा है एंड ऑफ जस्टिस को एप्लीकेंट, तो फिर उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया सकता है। और इस साथ ही साथ जो भी उस एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट कर रहा था, उस व्यक्ति को कॉम्पनसेट करने का भी निर्देश दिया सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मतलब कि सबसेक्शन 4 कह रहा है कि अगर एप्लीकेशन बिना मतलब का फाइल हो गया तो एप्लीकेशन को तो रिजेक्ट करेगी ही करेगी सुप्रीम कोर्ट। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ये भी निर्देश देगी एप्लीकेंट को कि आप कॉम्पनसेट करो उस व्यक्ति को जो विरोध कर रहा था इस एप्लीकेशन का, और कॉम्पनसेशन का अमाउंट 2000 से अधिक का नहीं हो सकता है, ये कह रहा है सबसेक्शन 4। तो इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको सेक्शन 25 से। तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ पावर दिया गया ट्रांसफर करने का सूट अपील या प्रोसीडिंग, और सिर्फ पार्टी के एप्लीकेशन पे ही होगा, बाकी सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना। और जिस कोर्ट को जाएगा सूट अपील या प्रोसीडिंग ट्रांसफर होगा, चाहे वो हाईकोर्ट हो, क्योंकि ट्रांसफर हाईकोर्ट किसी भी एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में, किसी भी एक सिविल कोर्ट से दूसरे सिविल कोर्ट में, चाहे वो एक ही राज्य के अंतर्गत हो या नहीं हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस कोर्ट को गया सूट, वो जिस कोर्ट को ट्रांसफर हुआ सूट अपील या प्रोसीडिंग, वो या तो रिट्राई कर सकता है, या फिर जहां तक ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है मैटर, वहां से आगे प्रोसीड कर सकता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एप्लीकेशन फ्रिवोलस था, बिना मतलब का एप्लीकेशन फाइल हुआ था, तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन को, और जो व्यक्ति एप्लीकेशन को ऑब्जेक्ट कर रहा था उसको कॉम्पनसेट करने का भी निर्देश दे सकता है, और कॉम्पनसेशन अमाउंट 2000 से अधिक का नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये हो गया पूरा 25 तक, आपका यहां तक का प्रोविजन क्लियर। 25 तक पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम समझा दिए। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, कोई सेक्शन फिर भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर देना, आपके हर एक डाउट को हम क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।